और हरिद्वार से सीएम धामी लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। आप सबका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, मंच पर आसीन यहाँ पूर्व विधायक भाई संजय गुप्ता जी, विधानसभा के प्रभारी श्री आदेश सैनी जी, श्री सुशील चौहान जी, सह प्रभारी श्री अमित चौहान जी, और हमारे संगठन मंत्री रहे और अभी उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ सहयोगी के रूप में काम करते हैं आदरणीय कैलाश पत्र जी, भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई देशराज कणेवाल जी, डॉक्टर दयाशंकर विद्यालंकर जी, डॉक्टर जयपाल सिंह जी, पूरे हमारे लोकसभा के संयोजक शेषराज सैनी जी, जगपाल सिंह सैनी जी, करण सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख हमारे आशा नेगी जी एवं सभी मंडल अध्यक्ष हमारे सीमा चौहान जी, जितेंद्र सैनी जी, प्रणव यादव जी, सभी मोर्चों प्रकोष्ठों के सभी जिला पंचायत के सदस्यगण, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, सभी ग्राम प्रधान, मैं सभी का एक साथ आप सबका अभिवादन करता हूं अपनी तरफ से। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि हमारे जो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, बहुत ही सहजता से, सरलता से उन्होंने हमेशा काम किया है और आप सब लोगों के लिए आगे बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाएंगे। जिन कामों के बारे में अभी डॉक्टर निशंक जी ने बताया, अनेक प्रधानमंत्री आवास योजना के काम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे संपन्न हो गए हैं, बहुत सारे जल जीवन मिशन के काम है, हर घर में नल पहुंचने की योजना हो, ओवरहेड टैंक बनने की योजना हो, उन सभी योजनाओं को या सड़कों के, बिजली के, शौचालय के काम, स्कूलों अस्पतालों के कामों को, सड़कों के कामों को आगे बढ़ाने का उन्होंने संकल्प लिया है और जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करने के लिए आया हूं कि 19 अप्रैल को हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से उनको आप अपना मत, आशीर्वाद, अपना समर्थन देकर भारी संख्या में इस क्षेत्र का एक रिकॉर्ड बना देंगे। वैसे मैं आप सबके बीच में जब आया तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि पूरे हरिद्वार में एक जन लहर चल रही है। जिस प्रकार से आप सब लोगों को मैंने देखा, मेरा संदेह दूर हो गया कि पिछली बार जो हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में जो कुछ कमियां रह गई थी, मुझे लगता है इस बार आप लोग सूद और ब्याज सहित उसको वापस कर देंगे। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से देश का विकास हुआ है, उत्तराखंड का विकास हुआ है और हम एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से आगे बढ़े हैं। देश में हर गरीब के लिए काम हुआ है, हर समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति के लिए काम हुआ है, किसानों के लिए काम हुआ है, हमारी महिलाओं के लिए विशेषकर से अनेक योजनाएं महिला के उत्थान के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई है। चाहे हम ड्रोन दीदी की बात करें, चाहे लखपति दीदी की बात करें, चाहे इज्जत घर बनाने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या कोई भी योजना देश के अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर लाभान्वित किसी को हुआ है तो हमारी देश की महिलाओं को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में लाभान्वित होने का अवसर मिला है। देश में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी हैं, बेहतर कनेक्टिविटी सहित इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व काम हुए हैं। हरिद्वार में ही देखेंगे आप कितने सारे काम हुए हैं। दिल्ली से देहरादून जाने वाला सड़क देखिए, हरिद्वार से दिल्ली जाने वाला सड़क देखिए, पहले कैसा हुआ करता था और आज कैसी स्थिति हो गई। अनेक जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से हर एक व्यक्ति को आज लाभ पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ देश को जहां समृद्ध बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, समरस भारत बनाने के लिए मोदी जी ने काम किया है, बहुत सारे फैसले लिए हैं। हमको कोरोना महामारी को जरूर याद करना चाहिए। मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि आप देखिए कि जब देश में कोरोना महामारी आ रही थी उस समय किस प्रकार का वातावरण बन गया था। भाइयों बहनों, एक समय पोलियो आया था देश के अंदर और कई साल लग गए, 15 साल लग गए और पोलियो की जो दवा है, पोलियो की खुराक तैयार नहीं हो पाई। अगर मोदी जी ने तत्परता दिखाई न होती, भाइयों बहनों, हमारे वैज्ञानिकों का प्रोत्साहन न बढ़ाया होता तो हमको भी अगर कई सालों तक ये
वैक्सीन आने का इंतजार करना पड़ता या वैक्सीन का इंतजार करते तो क्या आज हम लोग यहां पर इस रैली में आए होते? क्या बताइए आप लोग, अगर वैक्सीन लगी नहीं होती तो क्या करते हम लोग? नहीं आ पाते। और ये वैक्सीन देने का काम किसने किया? हमको जोर से बोलिए, किसने किया? भाइयों बहनों, सबको निःशुल्क वैक्सीन लगाई गई ना, सभी को निःशुल्क लगाई गई। सबको लगी है वैक्सीन? जरा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, किस किस को लगी है? कोई ऐसा भी है जिसको वैक्सीन नहीं लगी? ऐसा तो कोई नहीं है ना। किसी से पैसा तो लिया नहीं गया ना? लिया गया कि नहीं लिया गया? नहीं लिया गया। अब देखिए, वैक्सीन भी लगाई गई 140 करोड़ लोगों को, और एक डोज निःशुल्क लगाई गई, दूसरी डोज निःशुल्क लगाई। हरिद्वार से सीएम धामी को भी आप लाइव सुन रहे थे। बढ़ते खबरों की ओर दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही। केजरीवाल पर बीजेपी ने बोला हमला, हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने पर हमला बोला। केजरीवाल का अहंकार हुआ चूर चूर। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कहा केजरीवाल का अहंकार चूर चूर हो गया। सबूतों के बल पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। वह ईडी को गलत सिद्ध करना चाहते थे। कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को सही बताया। केजरीवाल भ्रष्टाचार में शामिल है, ऐसा बीजेपी की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में शामिल है और कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को सही बताया है। केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा। बीजेपी की ओर से कहा गया है केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है और भ्रष्टाचार में शामिल थे सीएम केजरीवाल। दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है और बीजेपी ने कहा है कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को सही बताया है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है। ये सामान्य बात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही, यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदु स्पष्ट कहा है, कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग द अरेस्ट इज इलीगल। क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है, यानी वो जमानत मांग ही नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। दूसरा विषय बहुत स्पष्ट मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। Material collected by the ED reveals that the Kejriwal conspired was involved in formulation of excise policy. तो बीजेपी ने जो है जमकर सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है केजरीवाल का अहंकार चकनाचूर हो गया। जो है कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सबूतों के आधार पर याचिका खारिज कर दी है और उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि केजरीवाल ईडी को गलत साबित करना चाहते हैं और कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को सही बताया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सादिक खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सादिक, अब जो है केजरीवाल की जो याचिका थी उस पर कोर्ट की ओर से फैसला आ गया और अब उन्हें राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है और दूसरी तरफ जो बीजेपी है उसने भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सबूतों के आधार पर यह फैसला आया है। जी बिल्कुल, जो है जिस तरह से आज फैसला आया है, पूरी तरह से जो जमानत याचिका थी केजरीवाल की उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद ही दिल्ली के प्रदेश मुख्यालय पर जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी पर कड़ा हमला बोला है। साफ तौर पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि आज पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल का जो पूरी तरह से जो झूठे आरोप केजरीवाल लगाते थे उनका जो
जो पूरे बयान थे, लगातार विपक्ष ने पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल पर हमलावर होते हुए पहले ही नजर आई थी, लेकिन आज जो फैसला हुआ है उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर और तेजी के साथ हमलावर होती हुई नजर आती है। जी सादिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो केजरीवाल का अहंकार चूर चूर हो गया, ऐसा बीजेपी की ओर से कहा गया है। और उन्होंने कहा, जो है बीजेपी ने आरोप भी लगाया है कि केजरीवाल जो है दिल्ली को लूट रहे थे और कोर्ट ने सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया है। तो बीजेपी की याचिका खारिज होने के बाद, माफ कीजिए, केजरीवाल की याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा है कि केजरीवाल का अहंकार चूर चूर हो गया। और वहीं नानक मत्ता गुरुद्वारा के कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह के हत्यारोपी अमरजीत सिंह को उत्तराखंड पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। दूसरा हत्यारोपी पुलिस के हाथ आने से पहले ही फरार हो गया। बाबा की हत्या के पीछे पुराना विवाद बताया जा रहा है। इस प्रकरण में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने इस हत्याकांड में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इनमें से एक पूर्व IAS का नाम भी शामिल है। उत्तराखंड में 15 साल बाद हुए इस एनकाउंटर की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। तो मामले में जो है अभी तक 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बाबा तरसेम सिंह हत्या का खुलासा जो है पुलिस ने किया है और फिलहाल एक और आरोपी आज मुठभेड़ में ढेर हो गया। मुठभेड़ में अमरजीत सिंह नाम का आरोपी बताया जा रहा है, जो पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ और पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे षड्यंत्र रहा है और इसी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था और मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो मुठभेड़ में अमरजीत सिंह ढेर हो गया और इसको लेकर पुलिस ने खुलासा किया है कि हत्या के पीछे षड्यंत्र रहा है और एक और आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। तो बाबा तरसेम सिंह हत्या का खुलासा पुलिस की ओर से किया गया है और मुठभेड़ में अमरजीत सिंह नाम का आरोपी जो है वह ढेर हुआ है। पुलिस की ओर से हत्या के पीछे की वजह जो है षड्यंत्र बताई जा रही है। बाबा तरसेम सिंह हत्या मामले में पुलिस की ओर से खुलासा किया गया है और पुलिस की ओर से बताया गया है कि पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी जो है वो ढेर हो गया और ये भी इस हत्या की वारदात में शामिल था। वहीं अगर बात करें तो 7 आरोपी जो है अभी तक पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, बाबा तरसेम सिंह हत्या मामले में जो पुलिस ने खुलासा किया है और उन्होंने कहा है कि एक जो आरोपी है अमरजीत सिंह वो ढेर हो गया है, मारा गया है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल अगर रात्रि 12:30 की बात की जाए तो भगवानपुर क्षेत्र के अंदर जो वहाँ पर पुलिस को सूचना मिली थी कि सहारनपुर से हरिद्वार होते हुए जो आरोपी हैं वो मुरादाबाद जाएंगे और उसी की सूचना तहत जो पुलिस है और साथ साथ जो STF है वहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और जो गागा लेडी तेराई है वहाँ पर जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था वहाँ पर 2 आरोपी बाइक स्प्लेंडर से आ रहे थे जिन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो कलियर की तरफ भागने लगे, जो उत्तराखंड में ही आता है उसकी तरफ जो रोड है वहाँ की तरफ भागने लगे। लेकिन पुलिस ने उनका पीछा किया। करीब 2 किलोमीटर पीछा करने के बाद उन्हें घेराबंदी में पकड़ लिया गया, जिसके बाद बदमाशों ने फायरिंग की और फायरिंग का जवाब देते हुए पुलिस ने भी फायरिंग शुरू करी और जिसमें एक जो व्यक्ति था, उस आरोपी था, वो घायल हो गया, जिसे तुरंत पुलिस माफ़ कीजिएगा जिसे अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। करीब 6 से 7 उसके गोली लगी थी और जो पुलिस का कहना है फिलहाल जो दूसरा आरोपी है वो फरार होने में कायम हो गया। अब फिलहाल उसकी पुलिस तलाश कर रही है। अगर बात करूं तो अब तक 11 लोगों की इसमें पूरी जो सम्मिलित थी षड्यंत्र में उनकी पाई गई थी, जिसमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 लोगों की तलाश चल रही है और एक का इनकाउंटर में बताया जा रहा है कि इसमें और भी खुलासे किए जा सकते हैं।
देखिए बिल्कुल, अगर इसका साफ तौर पे अगर डीजीपी की अभिनव कुमार की बात कहूँ तो इसके तार सीधा पंजाब से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, साथ साथ जिस तरह से गोल्डी बरार गैंग भी वहाँ पर एक्टिव है, तो उससे सीधा कनेक्शन माना जा रहा है। और 1991 में जो इसका पहला केस हुआ था इस अमरजीत सिंह का, जिसका इनकाउंटर 12:30 बजे हुआ है, वो खालिस्तानी विरोधी गतिविधियों में हुआ था। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि खालिस्तानी विरोधी गतिविधियाँ इसमें हैं, साथ साथ कोई बड़ी गैंग, क्योंकि इन्हें सुपारी दी गई थी और सुपारी के तहत इन्होंने ये हत्याकांड को अंजाम दिया था। तो कहीं ना कहीं बड़ा चेहरा इसके पीछे छुपा हुआ है। क्या वो, इसमें देखना होगा कि क्या वो गैंगस्टर की तरफ से था, एक बड़ा गैंगस्टर ग्रुप था लॉरेंस बिश्नोई जैसा, या फिर कोई धर्म की आड़ में कोई बड़ा साजिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल जो डीजीपी अभिनव कुमार का कहना है कि साफ तौर पर हर पहलू से जाँच की जा रही है। जिस तरह से पहला मुकदमा खालिस्तानी गतिविधियों में पाया गया, उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि खालिस्तानी गतिविधि और कट्टरपंथी से जुड़ा हुआ तो नहीं था। तो ऐसे में कई पहलू इसके निकाले जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस हर दिशा में जांच करती हुई नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और मेरठ के ब्रह्मपुर क्षेत्र में स्मैकियों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां नशेड़ी 6 साल के मासूम बच्चे को घर से बुलाकर ले गए और उसे उठाकर ट्रांसफार्मर पर फेंक दिया, जिससे करंट लगने से बच्चा बुरी तरह झुलस गया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बच्चों को हायर सेंटर रेफर किया गया। बच्चे का इलाज वहां जारी है। वहीं मामले में बच्चे के पिता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मामले में एसएसपी मेरठ से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। सर, मेरे लड़के को घर से मैदान में से बुला के ले गए, नहीं आते ही केले खिलाएंगे, उसे केले वेले खिलाए, प्याज फार्म में जाके उसे पिन्नी उठवाने स्नैक बेचते हैं, इसी करके लड़के को प्याज फार्म के जाले में उठाया, उससे कहा पिन्नी उठा के दे। वो जैसे कि आगे गया पिन्नी उठाने से करंट ने पकड़ लिया। ये सारे भ्रष्ट ये सारा कुछ सब कुछ जला हुआ है सर। इस टाइम आईसीयू में है लड़का मेरा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ब्रह्मपुर थाने में मैंने एक एप्लीकेशन भी दी थी, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।